दोस्तों नमस्कार। क्या ये संभव है जिनकी पीठ पर लाठियां पड़ी, जो आंसू गैस के शिकार हुए, जो पैलेट गन से घायल हुए, जिन्होंने सारा नजारा अपनी आंखों के सामने देखा और यह सवाल उनके जहन में रेंगने लगा, वह भारत के नागरिक हैं, वह युवा हैं, वो जेंजी हैं, वो छात्र हैं, वो छात्रों के माता पिता हैं। और एक एक करके हर कोई यह सोचने लग जाए कि आखिर आदेश किसने दिया और जिसने आदेश दिया वो सामने आता क्यों नहीं है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि जिस पार्लियामेंट की जरूरत या जिस पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया, यानी पार्लियामेंट के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री की ही पहचान होती है, और वो पार्लियामेंट में नहीं आए और उसके बावजूद भी वो अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तर्ज पर बनाते चले जाएं जिसके दायरे में विपक्ष या कहीं इस देश की संसदीय व्यवस्था उलझ कर रह जाए। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि गृहमंत्री, जिनके जरिए आने वाले वक्त की राजनीतिक लकीरें प्रधानमंत्री को खींचनी है, वही गृहमंत्री प्रधानमंत्री के लिए ढाल भी बन जाए और वही गृहमंत्री अपने लिए नया ढाल बनाते हुए उन नौकरशाहों को साथ खड़ा करता चला जाए जिन नौकरशाहों की मौजूदगी जंतर मंतर पर हुए उस पुलिसिया कार्रवाई के वक्त अपनी अपनी कुर्सी, अपने अपने दफ्तर में मौजूदगी थी, और फिर भी इस देश का सिस्टम चलता रहे? क्या यह संभव है? दरअसल ये तीन परिस्थितियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की अपनी रिपोर्ट खुले तौर पर बतलाती है कि सब कुछ अब उतना सामान्य नहीं रहा। यह तो ठीक है, लेकिन अब पुरानी परिस्थिति कभी नहीं लौटेगी। यानी इस देश के राजनीतिक घटनाक्रम जो इससे पहले पार्लियामेंट के भीतर हंगामा कराते थे और वापस पटरी पर लौट आते थे, इस देश के भीतर कोई आंदोलन करता था और उसके बाद परिस्थिति फिर से पटरी पर लौट आती थी, या फिर इस देश के गृहमंत्री या प्रधानमंत्री की भूमिका पहले जिस तर्ज पर चलती थी दोबारा उस स्थिति में आकर खड़ी हो जाती थी, या फिर विपक्ष के नेता की भूमिका भी पुरानी तर्ज पर अब दोबारा चल नहीं सकती है। यानी यह देश पार्लियामेंट से निकल चुका है, यानी यह देश पीएमओ और गृह मंत्रालय के दफ्तर से निकल चुका है, यानी यह देश कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाली मंत्रणा से भी आगे निकल चुका है। और इन तीनों जगहों पर कोई दूसरी मंत्रणा अपनी राजनीति को लेकर, अपनी सत्ता को लेकर, अपनी बाड़ेबंदी को लेकर अगर हो रही है, तो उसके बीच में इस देश का वही युवा खड़ा है जो इस वक्त मान ही नहीं रहा कि दरअसल इस देश में जो कुछ हो रहा है और आने वाले वक्त में जो होगा उस पर वो मौजूदा सत्ता पर ठप्पा लगा दे। यानी इस देश के भीतर क्या खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट अब यह खुले तौर पर कह रही है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए सबसे मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं, और इस मुश्किल दिन के साथ इस देश के सामने भी एक ऐसे घटनाक्रम की शुरुआत हो रही है जो सीधे टकराव पैदा करेगी, और वो टकराव राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि इस देश के अपने अस्तित्व की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें राजनीति को जीतना और हारना नहीं बल्कि इस देश के भीतर युवाओं को इस देश को कैसे गढ़ना है उस दिशा में इस देश के मापदंड तय होंगे ही। क्या यह संभव है? आप सोच रहे होंगे संभव है या नहीं है, तो आइए आज एक एक पन्नों को खोला जाए। पहला पन्ना तो जंतर मंतर को लेकर ही खोलते हैं। दरअसल यह पन्ना बतलाता है कि लड़ाई लंबी चलेगी, इसीलिए 22 अगस्त को देश के गृह सचिव जो रिटायर होने वाले थे उनको 1 बरस का एक्सटेंशन दे दिया गया। जो गृह मंत्रालय में नौकरशाही की पूरी टीम है, जो जानती समझती थी कि उस दिन जंतर मंतर पर क्या होने वाला है, उसमें से किसी भी नौकरशाह को अब
गृह मंत्रालय के बाहर कोई पोस्टिंग अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बरस अगर गृह सचिव का एक्सटेंशन है, अब वो 2027 की 22 अगस्त तक बने हुए हैं पद पर, तो इस दौर में हर वो नौकरशाह जो जानता समझता था कि गृह मंत्रालय के भीतर उस दिन क्या हो रहा था, तो फिर उसकी बाहर आवाजाही बंद। यानी किसी दूसरे मंत्रालय को संभालने चला जाए और फिर वहां पर उन बातों का जिक्र करने लगे, या आने वाले वक्त में राजनीतिक घटनाक्रम अगर बदलते चले जाएं तो फिर वो अपनी चुप्पी तोड़ दे, या उस दिन की परिस्थितियों को जो गृह मंत्रालय में हो रहा था उसे बताने लग जाए, संभव नहीं है। तो एक पन्ना पहले देख लीजिए, गृह सचिव को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। तो जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसमें अब गृह मंत्रालय सक्रिय है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी खुद को लेकर है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें साफ तौर पर इस देश के भीतर खिंचती हुई वो मोटी लकीर अब दिखाई देने लगी है, जिसमें सरकार के निर्णय, सरकार के गवर्नेंस के तौर तरीके, इस देश के भीतर के हालात, उसको लेकर एक मोटी लकीर बीच में खिंच गई है। यानी 50% हो सकता है सत्ता के साथ हूं, लेकिन 50% सत्ता के साथ नहीं है। और जो सत्ता के साथ नहीं है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वहां कोई नेता नहीं, बल्कि वह अनऑर्गेनाइज्ड है, वो फेसलेस है। और जब आप अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो उसमें इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड को भी तोड़ सकता है। और ये तोड़ने की परिस्थिति के दायरे में मौजूदा वक्त की सत्ता यानी पीएमओ आकर खड़ा हो जाता है। पीएमओ ऑर्गेनाइज्ड है, उसे पता है तौर तरीके कैसे गवर्नेंस को चलाने हैं। तो उसके जहन में पार्लियामेंट रेंग रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस पार्लियामेंट को क्या भटकाया जा सकता है? इस पार्लियामेंट को भटकाने का मतलब यह होता है कि आप ऐसे ऐसे विधेयक लेकर आएं जिस पर विपक्ष बातचीत करने के लिए पार्लियामेंट में आ ही जाए। अगर नहीं आता है तो हम कैबिनेट की बैठक में उसको आगे बढ़ाते चले जाएं, और उसके बाद एक नई स्ट्रेटजी बनाएं कि स्पेशल तौर पर पार्लियामेंट बुलाई जाए, यानी विशेष सत्र बुलाया जाए। उस विशेष सत्र में एक विशेष मुद्दा रखा जाए, वो मुद्दा उस विधेयक को लेकर हो जिसके जरिए आने वाले वक्त की राजनीति साधी जा सके। और सबसे मुश्किल सवाल इस वक्त सत्ता के सामने क्या है? वह तो जंतर मंतर से पहले की स्थिति में भी इस देश में परिसीमन बिल लाना चाहती थी, और उसके लिए उसको 2/3 बहुमत नहीं था। तो क्या इस दौर में 2/3 बहुमत जुगाड़ हो या ना हो, लेकिन एक मैसेज तो दे दिया जाए कि हम परिसीमन बिल लाएंगे और उसके लिए हम विशेष सत्र बनाएंगे। तो संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को भेजा जाता है, जाइए। पहली बार संसदीय मंत्री पहुंचते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चैम्बर में, पार्लियामेंट के भीतर। सब चौंक जाते हैं, यह क्या हो रहा है। वहां पहुंचकर वो विशेष सत्र का जिक्र करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल अब परिसीमन बिल लाने का वक्त आ गया, और हो सकता है कि ठीक 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे चुके होंगे तो उसके अगले दिन या अगले दिन के बाद अगले दिन यानी 17 तारीख तक हम ले आएंगे विशेष सत्र। सहमति है? आप साथ देंगे? विशेष सत्र में आएंगे? यह एक हिस्सा स्ट्रेटजी का है। दूसरा हिस्सा स्ट्रेटजी का है, क्या इस दौर में इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जो डामाडोल स्थिति है, जिसमें आरबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, युद्ध के आगोश में भारत की इकोनॉमी पटरी पर आई नहीं है, बल्कि और कंगाली वाली स्थिति है। जिन्होंने लोन लिया है उन्हें राहत नहीं, बैंक और लोन देने की स्थिति में रिटेल को तैयार नहीं। हर वो परिस्थिति अगर नाजुक है कि रोजगार है नहीं, लोन दे नहीं सकते हैं, और इस परिस्थिति के भीतर क्या इस बात का जिक्र हो सकता है कि युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ भारत की आर्थिक स्थिति को जोड़कर यह बताया जाए कि संकट बड़ा, इन छोटे संकट को छोड़िए।
छोटा संकट और बड़ा संकट, हमने कहा ना, स्ट्रेटजी बदल गई है। राहुल गांधी का बहुत साफ कहना है, यानी विपक्ष का बहुत साफ तौर पर कहना है, जो जंतर मंतर पर हुआ उस पर ऑर्डर दिया किसने? जिसने भी ऑर्डर दिया उसे पार्लियामेंट में आकर तो बताना ही होगा। कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं, गृह मंत्री आए और पुराने तौर तरीकों से अड़ जाएं और बताने लग जाएं कि दरअसल ये गड़बड़ियां हुई हैं। यहां पर प्रधानमंत्री की भी स्ट्रेटजी साफ चलती है। अमित शाह संसद में जाकर क्या करेंगे? जब तक नहीं गए हैं तभी तक उनका महत्व है, और उनका कद तो पार्टी के भीतर बढ़ ही रहा है। उनकी ताकत यह एहसास करा ही रही है कि जब चाहें तब जाएंगे, जब चाहें तब नहीं जाएंगे, यानी खुला खिलवाड़ पार्लियामेंट से हम ही करेंगे। उस पार्लियामेंट को हम ही संभालते हैं, उसमें विपक्ष की क्या हैसियत है? हम जब चाहते हैं वोटिंग होती है, जब चाहते हैं वोटिंग नहीं होती है। किसान बिल को लेकर हर किसी ने देखा, समझा, परखा, और उसके बाद हर चीज में तो देखा, इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति तो हम ही करते हैं, और यह भी पार्लियामेंट में ही कानून तो लाया गया था, हम ही तो बैठे थे। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है उन बच्चों के साथ जिन बच्चों ने लाठियां खाई, और इस देश के भीतर उन बच्चों की उम्र और सत्ता की उम्र में आधी सदी का अंतर है, कम से कम 50 बरस। जी, जेनजी और सत्ता में अगर आधी सदी का अंतर है, और उस बीच में राहुल गांधी अगर ये मैसेज अब हर बच्चे के जरिए देने की कोशिश शुरू कर चुके हैं, हर बच्चा ये जान जाए कि उसकी पीठ पर जो छाले हैं, जो डंडे पड़े, जो आंसू गैस पड़े, जो पैलेट गन पड़ा, हर बच्चा आए, अपनी बातों का जिक्र करे, और वो जाने कि दरअसल इस देश में नायक कौन है और खलनायक कौन है। और वो पीढ़ी जिसका जन्म ही इस मोदी काल के वक्त हुआ है, उसकी समझ उसी वक्त डेवलप हुई है। उसने तो उससे पहले देखा ही नहीं कुछ, और अब वो जो देख रहा है, उसके जो संवाद के तरीके हैं, जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो जानता है कि दरअसल अंबानी अडानी इस देश के बड़े लोग जरूर हैं, लेकिन वो यह भी जानता है कि दरअसल उनके साथ कोई इनोवेशन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा लेबर फोर्स भी नहीं जुड़ा हुआ है जो इस देश को खुले तौर पर नॉलेज दे रहा हो। बिल्कुल नहीं। इस देश की संपत्ति ही ट्रांसफर की जा रही है। हर चीज को जानना, बताना अगर इस देश के युवाओं के बीच विपक्ष के नेता उस भागीदारी में आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका एक नजारा हमें लगता है आज आपको देखना चाहिए। बच्चों के बीच 10 जनपद की चौखट पर खड़े राहुल गांधी, वो बच्चे जो मुंबई में एक लड़की रोक देती है पुलिस की वैन को, दिल्ली में जिस लड़की की कान पर गोली लगती है, वो लड़की जो लाठी खाती है सिर्फ इसलिए कि वो वहां खड़ी थी, वो लड़की डरी हुई है, उसका नाम मुस्लिम शब्द से जुड़ा हुआ है। पहले इस चीज को देख तो लीजिए। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूं जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या? मैंने कहा फरहनाज। इनका इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं। मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई?
They are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. ये बच्चे जिस दुनिया से जुड़े हुए हैं उस दुनिया से कोई संवाद सत्ता का नहीं है, सरकार का नहीं है। उस दुनिया से संवाद भी वह एक ताकत के साथ बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए तो वह सोशल मीडिया के हर उस तबके को अपने दरवाजे पर खड़ा करके खुश हो जाती है। आज मेटा के तमाम ग्लोबल अधिकारी जो हैं वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आकर उन्होंने मुलाकात की आईटी मिनिस्ट्री के साथ। हर किसी ने खामोशी थाम ली, कोई कुछ कह नहीं रहा था। उस दृश्य को आप देखें, हमें लगता है उससे पहले जरा 2-3 बातें समझ लीजिए। यह इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि बच्चों की दुनिया का संवाद जिस टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है वो टेक्नोलॉजी अक्सर सत्ता को डिगा देती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इसके उदाहरण बड़े पड़े हैं। चेताती है और फिर कटघरे में खड़ा कर देती है और सामने वाले को इसका एहसास हो ही नहीं पाता है कि वो कहां फंस गया। ये बातें कई रेंज से आगे निकल रही है। बच्चों की दुनिया में वो कुश्ती वाली लड़कियां भी हैं जो जंतर मंतर पर बैठी थी। उन्हें पता है कि मसला लड़कियों का नहीं, मसला तो यह है कि जिस पॉलिटिशियंस को सौंपा गया कुश्ती संभालने का काम वो कौन है। उन्हें यह भी पता है कि इस दौर में भारत के क्रिकेट का क्या हाल है, वो किनके हाथों में सौंपा गया है। सब कुछ पता है क्योंकि इनकी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी रोकती है वो सूचना का आदान प्रदान बहुत तेजी से करती है। लेकिन हम जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की सांसें क्यों फूल रही है और क्यों ये लंबे वक्त तक चलेगा और क्यों बाड़ेबंदी घेराबंदी स्ट्रेटजी इस दौर में बनाई जा रही है और राहुल गांधी क्यों छात्रों के पीछे खड़े होकर अब एक मोटी लकीर खींचना चाहते हैं, बच्चे खुद जान जाएं कौन है गृह मंत्री, कौन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ हुआ जंतर मंतर पर पूरी दुनिया जान समझ चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं। ये सारी बातें सबके सामने है। लेकिन बात तो अब उसके आगे की है और आगे और पीछे दोनों चीजें जुड़ती जा रही हैं क्या? बात कहां से खुल रही है, कहां जा रही है? इस देश के भीतर के वो कॉरपोरेट जो खामोश रहते थे उनके भीतर फुसफुसाहट शुरू हो गई। नोटबंदी तो हमें कंगाली तक लाने के लिए पहुंचाया गया। वो फुसफुसाहट एक अंदाज में कह रही है, देखा नहीं आपने सत्ता के साथ जो कॉरपोरेट खड़ा होता है और जो नहीं खड़ा होता है उसका क्या होता है। जेपी ग्रुप का हाल आपने नहीं देखा। एक सहारा श्री थे, उनको नहीं समझा आपने। इस दौर में यहां पर एक हॉस्पिटल चला करती थी, उसकी एक कतार थी जो फोर्टिस के तौर पर रैनबैक्सी जो जाने जाते थे, रैनबैक्सी फोर्टिस कहां चले गए। हर क्षेत्र के भीतर वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे वो बड़े कॉरपोरेट का हिस्सा हो, चाहे इस देश के भीतर जिस कॉरपोरेट के जो प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ क्यों सिमटते चले गए और धीरे धीरे चीजें कहां जा रही है क्या बच्चे नहीं जान रहे हैं? अगर यह परिस्थिति डेवलप हो रही है तो क्या सिर्फ इतना भर सवाल है कि इस देश में लगभग 40 करोड़ जेनजी है? सिर्फ इतना भर सवाल है कि 26% वोटर जेनजी है? सिर्फ इतना सवाल है? जी नहीं। उस जेनजी की रुचि उस राजनीतिक तौर पर खुद को वोटर बनाने और मानने को लेकर नहीं है। उसके भीतर का सवाल यह है कि दरअसल जिस एसआईआर को लाया गया उसमें बंगाल में 1 करोड़ वोटर चले गए, गायब कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ गायब हो जाएंगे। इजराइल की पूरी जनसंख्या ही 90 लाख है, जिस पे नेतान्याहू खड़े होते हैं तो दुनिया के भीतर अमेरिका के साथ खड़े होकर राज करना चाहते हैं। और भारत के भीतर उतने बड़े तबके को आपने अलग कर दिया। वो हर चीज जान समझ रहा है। उसके भीतर यह सवाल है, पूरे यूरोप को अलग अलग देशों के तौर पर जो मान्यता मिली वो भाषा के तौर पर मिली। जर्मनी जो बना वो जर्मन जानता था वो बना, स्पेनिश वाले स्पेन चले गए। इस तरीके से भाषा के आधार पर चीज बनी। लेकिन भारत में यह संभव नहीं और इस काम को राहुल गांधी और माइन्यूटली से करने लग गए हैं। वो बता रहे हैं कि हर जगह की एक अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है।
लेकिन इसमें सेंध कोई लगा रहा है तो वो आरएसएस एक डिक्टेटर की सोच के साथ और अपने सत्ता को सहेजने के लिए वह सब काम करने को तैयार है जो इस देश में कहीं फिट बैठता ही नहीं है, ना कल्चरली फिट बैठता है, ना पॉलिटिकली फिट बैठता है। फिर भी आप काम कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सत्ता है उसके हाथ में सब कुछ है। नोटबंदी से फाइनेंस को कब्जा करने की शुरुआत होती है। अडानी इसको खड़ा करके हर पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के भीतर एक भय पैदा होता है। इस देश के पब्लिक सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को सत्ता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस देश की बैंकिंग प्रणाली में भी सरकार का हस्तक्षेप बोर्ड के जरिए आरबीआई पर कितना ज्यादा है ये मिलने वाले डिविडेंड की रकम से देखा जाता है, जो पिछली बार सबसे ज्यादा 2,78,000 करोड़ रुपए सरकार को जिसने सौंप दिए। और दूसरी तरफ बैंकों की हालत खस्ता है। बैंक कब बिक जाएंगे, कब उसकी बुक क्लियर कर दीजिए, ये सारी चीजें पैरेलल में चल रही। क्या छात्र नहीं जानते हैं? दरअसल ये तो एक छोटा छोटा हिस्सा है। सरकार के पास की रिपोर्ट बतलाती है कि दरअसल ये जेनजी जो है, आप जो माफी मंगवा रहे हैं बच्चों से, वो एक बच्चे से आप माफी मंगवाते हैं तो इस देश के 10 बच्चे आपके प्रति खराब राय रखने लगते हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा जिसको हेट से जोड़ा जा सके, लेकिन खराब राय रख रहे हैं, यानी आपके प्रति राय और खराब हो रही है। लेकिन सत्ता तो सत्ता में मौजूद होने के लिए होती है। शायद इसीलिए पहले ये तस्वीर देखिए, मेटा के ग्लोबल अधिकारी दिल्ली पहुंचे जब, और मुलाकात के बाद खामोशी के साथ निकल गए। Sir, any comments now? Any comments on who's responsible for this? Mr. Kaplan, would you like to say anything? Who is the responsible person? For removing the Prime Minister video. Would you like to comment on your side? Any comments? Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? It is a very serious issue in the India, sir. यानी दुनिया के गलियारे में भी यह मैसेज जा चुका है कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है। यह मैसेज और तीखा इस देश के छात्र और जेनजी के बीच है। रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है, अपनी अभिव्यक्ति को बताते हुए बेखौफ बेफिक्र होकर चलने और नारों की जरूरत आ चुकी है। क्योंकि रास्ता इतना अंधकारमय है कि अगर आप इस दौर में नहीं निकलते हैं तो फिर मुश्किल होगी। यह सवाल जंतर मंतर पर था। यह सवाल राहुल गांधी 10 जनपद के बाहर खड़े जब होते हैं वहां भी इन सवालों को कर रहे हैं। और इसीलिए कल एक फंक्शन में वो खुले तौर पर यह बतलाने लगे कि दरअसल आरएसएस का प्रोजेक्ट जो 100 वर्षों का किस तर्ज पर चल रहा है, वो प्रोजेक्ट अब उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया जहां पर उसने जिन बातों का जिक्र इस देश में करना शुरू हुआ, छात्र इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। None of these histories are relevant. None of these imaginations are relevant. None of these languages are relevant. The only language, the only history that's important, relevant is the one ascribed by the RSS. And this is really what the fight is about. This is why the students are outside. Because India will never accept, will never ever accept any of its cultures, any of its languages, any of its histories to be trampled by anybody. दरअसल राहुल गांधी उस नब्ज को पकड़ना भी चाह रहे हैं और नब्ज पकड़कर जेनजी को बताना भी चाह रहे हैं कि दरअसल असल मुश्किल या ऐसे हालात क्यों हैं। अब यहां पीएमओ की स्ट्रेटजी जो पार्लियामेंट के मैथमेटिक्स में पूरे विपक्ष को उलझाना चाहती है, परिसीमन विधेयक लाकर पार्लियामेंट्रीज की संख्या 543 से 800 प्लस हो जाए, या फिर जो बाड़े बंदी गृह मंत्रालय के भीतर नौकरशाही को लेकर हो रही है, या फिर इन सब से हटकर इस दौर में सबसे बड़ी बात जेनजी और सरकार के भीतर का जो संवाद है वो बिल्कुल 2 अलग दिशाओं में है। और रिपोर्ट्स जब बताने लग जाए कि दरअसल इस देश के भीतर ये रास्ता अब थमेगा नहीं और गाहे बगाहे ये खड़ा होता रहेगा, कोई जरूरत नहीं है कि अब वो जंतर मंतर की शक्ल में हो
और यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि पार्लियामेंट के भीतर अब मोदी और शाह आए भी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका असर इंस्टीट्यूशंस पर तो पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो वहां चीफ जस्टिस, जिन्होंने कॉकरोच शब्द युवाओं को दिया था और जिसके बाद यह कॉकरोच जनता पार्टी बनी, आज उन्होंने कहा कि हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यह चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि युवा हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। बेहतर तरीका यही है कि उन्हें समझाया जाए और शांत किया जाए कि सबसे ताकतवर व्यवस्था उनकी बात सुन रही है। शब्दों पे गौर कीजिए, सबसे ताकतवर व्यवस्था उनकी बात सुन रही है, यह उनको समझा दिया जाए। फिर वो थोड़ा सा मोल्ड होते हैं और कहते हैं पुलिस को भी बहुत संयम बरतना चाहिए ताकि अगर कोई घटना हो भी जाए तो भी हालात नियंत्रण से बाहर ना जाएं। स्ट्रेटजिकली इस देश की डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, वो न्यायपालिका है, वह इस देश के भीतर के वो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, और इस देश के भीतर मीडिया को भी उसमें रख लीजिए। तमाम जगहों से कोई सवाल मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर जंतर मंतर के परिप्रेक्ष्य में आप उठता हुआ दिखाई नहीं देंगे। एक खामोशी बरती हुई है। लेकिन हमने कहा जब दूसरी तरफ चीजें फेसलेस हो जाती हैं तो फिर वो कहीं खतरनाक मोड़ पर उस संगठित ऑर्गेनाइज्ड सत्ता को भी तोड़ने की ताकत रखती है और उनको अपने साथ लाकर खड़ा करने की स्थिति में वो आ ही जाती है, क्योंकि उनके भीतर भी जो अंधेरा है वो कितने वक्त तक अंधेरा है उन्हें भी नहीं पता। उनके भीतर का डर बीते 10-12 वर्षों में जो कुछ भी स्टेक पर सरकार के साथ जुड़कर लगाया है उसे वो गंवाना नहीं चाहता है। नौकरशाह इसीलिए डरा हुआ है। न्यायपालिका उस पटरी पर चलने को तैयार है। संपादकों की फहरिस्त या इस देश में मीडिया संस्थानों के मालिक उसी रास्ते चलेंगे। विपक्ष राजनीतिक तौर पर चाहेगा कि विरोध हो, लेकिन चुनावी दौर में उसके अनुकूल चीजें खड़ी हो जाएंगी और आखिर में केक काटने का मौका उसे ही मिलेगा। जी नहीं। इंटरनेशनली जो इसका एनालिसिस किया अब जा रहा है वो 2 मैसेज बहुत साफ तौर पर देता है। पहला मैसेज, एक बड़ा गैप हो चुका है और उस गैप में संवाद का रास्ता सरकार कैसे बनाए ये सरकार को नहीं पता है। दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है तो फिर जानकर रखिए कि इस देश में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस देश के सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पहली बार जुड़ रहा है और नई परिस्थिति, नए चेहरों के साथ जो फेसलेस होंगे उनको उभार कर सामने लाकर खड़ा कर सकती है। चलते हुए एक मीटिंग की तस्वीर दिखा देते हैं। औरंगाबाद में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दिवके के घर की बैठक का ये नजारा देख लीजिए। बिल्कुल महत्व नहीं है इस बैठक में क्या बातचीत हो रही है, कौन सा निर्णय लेंगे, वो निर्णय लेकर क्या करेंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस देश के भीतर के 40 करोड़ जेनजी के भीतर के जो सवाल हैं उससे वह राजनीतिक सत्ता क्यों डरी और घबराई हुई है, वो पार्लियामेंट उनकी वजह से ठप क्यों पड़ा हुआ है, कोई संवाद इस दौर में राजनीतिक सत्ता और विपक्ष के बीच क्यों नहीं है, इस दौर का कॉरपोरेट कहां गायब हो गया, इस दौर के बौद्धिक क्षमता वाले लोग जो मीडिया में एक हैसियत रखते हैं वो सब एक झटके में शून्य में समा गए हैं। कोई आपको पटल पे नहीं नजर आएगा। इसीलिए हमने आपको इस मीटिंग की तस्वीर दिखाई, क्योंकि जान सके दरअसल जो बिल्कुल गायब है वही कल सामने होगा और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।